नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा अब तय हो गया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि वे 4 और 5 जून को राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों का भ्रमण करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर कंडोलिया मैदान में होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि उनकी ओर से तैयारियों का जायजा लिया गया। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की गई है। उन्होंने यह जानकारी दी है कि राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी दिन वे लगभग दोपहर 3 बजे पौड़ी पहुंचकर पूर्व सैनिक सम्मेलन में भाग लेंगे और जहां वे सैनिक परिवारों से संवाद भी करेंगे। तो वहीं अग्निवीर योजना और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दों पर भी उनकी ओर से चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस संगठन स्तर पर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उसी की बात है कि राहुल जी ने समय से भी पहले हमारे प्रदेश को ये समझते हुए कि यहाँ पर उनकी आवश्यकता है, निश्चित रूप में समय दिया है। मैं आभारी हूँ, हम सब कांग्रेस जन उनके आभारी हैं। और 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन का समय उन्होंने उत्तराखंड के लिए निश्चित किया है। 4 तारीख को पहली बैठक अल्मोड़ा में है, जो कि पब्लिक मीटिंग है, और उसी दिन 3 बजे से लेकर या 2:30 बजे से लेकर और 5 बजे तक यहाँ पर पौड़ी में बैठक होगी, जो कि पूर्व सैनिक विभाग की बैठक है। उसमें अधिकांश रूप में हमारे पूर्व सैनिक भाई और जो डिफेंस के तमाम जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, आसाम राइफल, इसमें जो सेवारत रहे, ये सब लोग रिटायर्ड हमारे भाई इसमें शामिल हो गए। तो बड़ी खुशी की बात है। हम सब लोग आज इस तैयारी में एक पहली बैठक मैंने यहाँ पर ली और किस प्रकार से इसको ठीक से अंजाम दिया जा सकता है, इसकी संभावनाओं के बारे में हम सब लोगों ने चर्चा जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी का 4 तारीख कार्यक्रम यहाँ पौड़ी में सुनिश्चित हुआ है। और आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी जो है कि निरीक्षण भी किया है और सभी अपने जो मेन हमारे यहाँ नेता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक रखी है। जी हमारे आर्मी जो रिटायर्ड पर्सन है, जिसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी होंगी, एक्स आर्मी के होंगे, सभी लोगों के साथ एक राहुल गांधी जी का एक संवाद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उत्तराखंड की महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी मुलाकात की और जहां इस दौरान ज्योति रौतेला ने उन्हें उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया है। और जहां आपको बता दें कि प्रदेश में महिला कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और महिला भागीदारी को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्य में चल रही गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों से भी अवगत कराया गया। यह मुलाकात संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जिसमें महिला कांग्रेस को और सक्रिय बनाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के अभियान की तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। जहां आपको जानकारी दे दें कि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने इस पर जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी कि एसआईआर के अभियान को शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान में 1 जुलाई 2026 की अर्धता तिथि को भी आधार माना गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 29 मई से प्रदेश भर में प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र वितरित करेंगे और जहां मतदाताओं को उनका सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत या स्थानांतरित
मतदाताओं के नाम हटाने सहित सभी जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। डीएम ने यह भी कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जुलाई में प्रकाशित की जाएगी और यदि किसी नाम को लेकर आपत्ति होती है तो पहले जिलाधिकारी कार्यालय में और आवश्यकता पड़ने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपील की जा सकेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बीएलओ को सही जानकारी देकर इस अभियान में सहयोग करें ताकि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध और अद्यतन बने सके। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन से क्रम में 29 मई से पूरे राज्य में और जनपद हरिद्वार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें प्रथम चरण में ट्रेनिंग और एन्यूमरेशन फॉर्म्स की प्रिंटिंग आ गई, साथ ही एन्यूमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद ईआरओ जो हैं, जो हमारे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं सभी विधानसभाओं में, वो उसमें ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, जिनको कोई आपत्ति होगी या जिनके कागज पूरे नहीं होंगे वो कागज देंगे, उनकी सुनवाई होगी और उसके बाद 15 सितंबर तक लिस्ट फाइनल करी जाएगी। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को अवगत करा दिया गया है प्रक्रिया से। उनके द्वारा सभी जो हमारी अभी मैपिंग हुई थी उसकी डिटेल्स और जो एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ के जो केसेस थे उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। सभी बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी तैनात कर दिए गए हैं, जो कि समन्वय स्थापित करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को उसका संपन्न कराएंगे। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ जो भी 18 साल या उससे ऊपर के हैं कि वो सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में हो, और अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं भी है तो वो फॉर्म से भर सकते हैं। और अगर उनको कोई आपत्ति है, कोई डिटेल्स चेंज करनी है अपने नाम, पते आदि की, तो उसके लिए भी वो बीएलओ को संपर्क कर सकते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने सीसीआर सभागार में विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी योजनाओं पर तुरंत काम करने के लिए भी निर्देशों को जारी कर दिया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि बैठक में मेला अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जिन भी योजनाओं की विविधताएं अभी भी पहली बार स्वीकृत नहीं हो पाई हैं, उनकी प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही पूरी की जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि कार्यों में देरी करने वाले विभागों की स्वीकृति निरस्त कर धनराशि अन्य जरूरी परियोजनाओं में स्थानांतरित की जा सकती है। जहां समीक्षा के दौरान बरसात से पहले अधिकतम प्रगति सुनिश्चित करने, तो वहीं KFW सीवरेज योजना के कार्य 30 जून तक पूरा करने के और भी प्रभावित सड़कों को शीघ्र ही मरम्मत करने के निर्देशों को जारी किया गया। तो वहीं साथ ही साथ भूपत वाला क्षेत्र में आंतरिक सड़कें, बिजली, पेयजल, अस्थायी बस अड्डे और खाद्यान्न व्यवस्था पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चक्राता से है, जहां त्यूनी क्षेत्र में जंगलों में भीषण वनाग्नि से तबाही मच गई है। जी हां, आपको जानकारी देते चलें कि चक्राता के वन प्रभाग की देवघार रेंज के जड़सू पानी क्षेत्र में भड़कती आग ने देखते ही देखते विकराल रूप को धारण कर लिया और जहां चीड़ की सूखी पत्तियों और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती हुई चली गई। और जहां आपको बताते चले कि जंगलों से उठती ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा है, और जिससे कि पूरे क्षेत्र में जहां एक और दहशत फैल गई है, तो वन विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। आग की चपेट में आने से 1 दर्जन से अधिक सेब के बागान जलकर खाक हो गए हैं, जबकि ग्रामीणों की 3 छानियां भी पूरे तरीके से नष्ट हो गई। जहां ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में जलकर बर्बाद हो गई है, और जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। फिलहाल आग आरक्षित वन क्षेत्र में फैल रही है और इसे काबू करने के लिए पूरे तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए फायर ब्रिगेड, वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तरीके से लगा दी है। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से जंगलों में लगातार आग बढ़ती जा रही है, अब यह वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है, क्योंकि आपको बता दें कि चक्राता त्यूनी के जंगलों में भीषण वनाग्नि से 1 दर्जन से भी अधिक बागान इससे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और जहां पूरे साल भर के किसानों की मेहनत खाक हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आग का तांडव पूरे तरीके से इस समय भयावह और विकराल रूप को धारण किए हुए है।
खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के कोट ब्लॉक कार्यालय परिसर में स्थित सरकारी आवास में आग लगने की दर्दनाक घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि इस हादसे में ब्लॉक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक भरत सिंह भंडारी गंभीर रूप से झुलस गए और जहां जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब वे अपने आवास में मौजूद थे। अचानक से लगी आग की चपेट में आने से वे करीब 75% तक झुलस गए हैं और जहां आग लगते ही परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और जिसके बाद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी यह भी देते चले कि जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर और सीएमएस डॉक्टर एलडी सेमवाल ने इस पर जानकारी दी है कि उनके हालात बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं और जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है, तो वहीं घटना से पूरे ब्लॉक परिसर में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। जो है इनका वो आग की चपेट में आ गया है और हमने उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है, क्योंकि जो स्पेशलिटी उनको चाहिए वहाँ पे, इस पर बड़ा ऑर्गन का भी बड़ा इशू रहता है, काफ़ी ऑर्गन इफेक्ट होते हैं इस पर बाद में, तो वो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम उनको हायर सेंटर रेफर 108 के माध्यम से करवा दिया गया है। ये हमारे वरिष्ठ सहायक थे भरत भंडारी, इनका जैसा ब्लॉक ने मुझे बताया कि मेरे को फ़ोन आया कि हमारे कर्मचारी मतलब ये जो है आग में झुलस गए हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि आग लगी कैसे, तो उसके बाद तुरंत इनको जैसे हमें पता चला कि आग में झुलस गए हैं तो तुरंत इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो अभी इनको रेफ़र कर दिया गया है एम्स में। यहाँ हॉस्पिटल ने इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है, डीएच में प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया है, तो अभी इनको रेफ़र कर दिया गया है। अब खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल के कमरे से प्रेमी और प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई और जहां बताया जा रहा है कि दोनों एक दिन पहले ही होटल में ठहरे थे और जहां रात के करीब 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकले। होटल स्टाफ के अनुसार चेकआउट के समय पर दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। सूचना के माध्यम से पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां सीओ ओशन जोशी और सिविल लाइन की पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और जहां दोनों के शव बेड पर पड़े मिले हैं। जानकारी देते चले कि पुलिस के अनुसार युवक की पहचान नाकूखेड़ी निवासी के रूप में हुई है, जबकि युवती की पहचान अभी तक भी नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में जहरीला पदार्थ खाने या आत्महत्या की आशंका को जताया जा रहा है, तो वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। जहां आपको बताते चले कि मामले की जांच तेज कर दी गई है, तो वही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारणों की सही पुष्टि हो सकेगी। सुबह 11:42 पे आए थे और ये रात 9 बजे के बाद नीचे नहीं आए। इनका नाम था सागर और मंजू, ये नूना खेड़ी और लंडोरा। चेकआउट टाइम गए थे हम, 12 बजे चेकआउट टाइम है, देखने गए जब पता लगा। 2-3 बार दरवाजा खड़काया, जब नहीं उठे फिर पुलिस को इन्फॉर्म गई। अब खबर हरिद्वार से है, जहां झबरेड़ा के क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में ईद के मौके पर अवशेष हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बड़ा हो गया, जहां मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और जिससे कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना मिलने पर लखनौता पुलिस चौकी से पहुंचे पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार और होमगार्ड चुन्नीलाल ने स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान पुलिसकर्मी पर भी हमला कर दिया गया है। हमले में हरेंद्र कुमार की नाक की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, तो वहीं वे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जहां घटना में एक ही परिवार के तमाम लोग इसमें घायल बताए गए, तो वहीं सभी घायलों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। तो वहीं घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। तो साथ ही साथ बताते चले कि पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच को शुरू कर दिया है। अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के चलते भारी भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसका असर
अब देहरादून और ऋषिकेश जैसे प्रमुख मार्गों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी देते चले कि यात्रियों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई रूट्स पर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया है। जानकारी यह भी दे दें कि जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस पर कहा कि पीक सीजन में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जिससे यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो वहीं उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही विस्तृत योजना तैयार की थी और जिसमें कि प्लान ए और प्लान बी जैसे वैकल्पिक ट्रैफिक डाइवर्जन शामिल हैं और जहां जरूरत के अनुसार इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की टीम लगातार शिकायत वाले क्षेत्रों में पहुंचकर बंदरों को पकड़ने का काम कर रही है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके अग्रवाल ने इस पर जानकारी दी है कि पहले यह जिम्मेदारी वन विभाग के पास थी, लेकिन अब नगरीय क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने का कार्य नगर निगम देहरादून के द्वारा ही किया जा रहा है। मार्च से अब तक अलग अलग चरणों में कुल 68 बंदरों को पकड़कर वन क्षेत्रों में छोड़ा जा चुका है और हाल ही में 23 मई से 28 मई तक चले अभियान में 28 बंदरों को पकड़ा गया और जिसमें सबसे अधिक संख्या हर्रावाला क्षेत्र से आ रही है। जहां आपको बताते चले कि इसके अलावा ONCC कॉलोनी, तो वहीं राजेंद्र नगर, डोईवाला, मथुरावाला और नवादा समेत कई इलाकों में भी कार्रवाई को किया गया है। जहां नगर निगम के अनुसार CM हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, तो वहीं व्हाट्सएप पर मिली शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है। में लगातार बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और जिस पर अब नगर निगम की ओर से एक्शन भी सुनिश्चित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इलाके में चलाए जा रहे अभियान के चलते कई बंदरों को पकड़ लिया गया है। निगम देहरादून बंदरों को पकड़ने की कार्यवाही भी कर रहा है। पूर्व में यह काम जो है जो हमारा वन विभाग था वो देखता था, लेकिन नगरीय क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने का काम नगर निगम देहरादून ने अपने पास ले लिया है और मार्च से लेके अब तक 4 चरणों में बंदरों को पकड़ा जा चुका है, जिसके तहत टोटल लगभग 68 बंदर अभी तक हम लोग पकड़ चुके हैं और विभिन्न जंगल रेंजों में हम लोग उनको छोड़ चुके हैं। जो हमारा अंतिम चरण अभी जो आखिरी में जो लास्ट चरण चला था वो हमारा मई में चला था, 23 तारीख से लेकर के और 26 और 27 तारीख तक, बल्कि 28 तारीख तक। उसके तहत हम लोगों ने 28 बंदरों को पकड़ा है। इसमें जो प्रायः बंदर पकड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा हर्रावाला से 9 बंदर पकड़े गए हैं और ONGC कॉलोनी राजेंद्र नगर से और तुनवाला से, मोथरोवाला से, नवादा से, सभी स्थानों से जहाँ जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट थी CM हेल्पलाइन की या हमारे जो हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है या जो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हैं या जो निगम के टोल फ्री नंबर हैं या जो हमारे पास डायरेक्ट कंप्लेंट आती हैं, उनको प्राथमिकता से सॉल्व करने के लिए बंदरों से हम लोगों ने अपनी टीम भेजी थी और बंदरों को पकड़ रहे हैं लगातार। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।